हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक पल का जीना बाय श्री। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स और जानने वालों के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर करें। और मेरे नए सब्सक्राइबर है तो वो जो पहला एपिसोड है उनको सुने, तब जाके तुम्हें ये कहानी समझ में आएगी। एंड थैंक यू सो मच। कहानी शुरू होती है छोटे से ब्रेक के बाद। एंड अपना सपोर्ट एंड प्यार अपने चैनल पर बनाए रखें। तो कहानी शुरू होती है एक इंट्रो के बाद। Audio Jungle. Audio Jungle. मोहिना के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता और उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अब वो अपने दोनों हाथों से कनक का गला किसी बलि के मुर्गे की तरह दबोच लेती है। वो लाख कोशिश करता है लेकिन खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराने में सफल नहीं होता। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। अब उसे लगता है कि उसका समय निकट आ गया है। कनक की जब आंखें खुलती है तो उसे अपने सिर में बहुत तेज दर्द महसूस होता है। ओह, क्या यह सब सपना था या मुझे मोहिना की आत्मा ने मुझे जिंदा छोड़ दिया। अब ये सोच ही रहा था कि अचानक उसका हाथ उसके टॉर्च पर पड़ा। उसने वो टॉर्च जैसे ही जलाई तो उसके नजर सामने जमीन खोदने वाले हथियार, फावड़ा, कुदाल, गेती आदि पर पड़ी। उस औजार का हत्था लकड़ी का बना हुआ था जो कि रक्त से सने होने की वजह से दूर से ही उसके लाल रंग होने का एहसास हो रहा था। इसका मतलब कल रात में मेरा सच में मोहिना से सामना हुआ था और वो खुद काली बिल्ली का रूप लेकर मुझे इस तहखाने तक लेकर आई ताकि मुझे सबूत मिल सके। क्योंकि यदि वो उसके स्वरूप में आकर मुझे इस तहखाने का पता बताती या लाने की कोशिश करती तो मैं बिल्कुल भी इसके लिए कतई तैयार नहीं होता। इतना कहने के साथ ही वह दौड़कर उस हथियार की तरफ भागा। उसने फटाफट उन हथियार को उस जगह से हटाया। जैसे ही उसने उन हथियार को उस जगह से हटाते हैं देखकर स्तब्ध रह जाता है कि वहाँ सफ़ेद रंग का लेडीज सूट पड़ा हुआ है। उस सूट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी 17-18 वर्ष की आयु की लड़की की रही होगी। वो सूट आधे से ज़्यादा खून में सने होने की वजह से आज भी उसका ज़्यादातर हिस्सा सुर्ख लाल ही था। वो जैसे ही उस सूट को निहारता है तो उसे एहसास होता है कि सूट को उसने किसी न किसी को पहने हुए तो देखा ही है। तभी उसे के अकल के घोड़े तेज दौड़ पड़ते हैं और वो आके गोल करता हुआ बोलता है, ये तो मोहिना का सूट है। इसे तो मैंने मोहिना की आत्मा को ही पहने देखा था। ओह, कितने दरिंदे थे वो लोग। इस फूल सी बच्ची को जिंदगी तहस नहस कर दी। अब कुछ भी हो जाए मैं उसे न्याय दिलवा कर ही रहूँगा। ये कहते हुए उसने टॉर्च को पकड़ा और तहखाने की सीढ़ी से चढ़ता हुआ ऊपर आ गया। कोने में गोल मोड़ कर रखे हुए कालीन को उस तहखाने के गुप्त द्वार को बंद करके ठीक इस तरह से पुनः सुव्यवस्थित कर देता है जैसे कि इससे पूर्व रखा गया था। अब वह सीढ़ी से चढ़ता हुआ अपने कमरे के पास पहुंचता है तो देखकर चौंक जाता है और बोलता है, ओह, इसका मतलब मेरे कमरे से दरवाजे पूरी रात खुला ही रहा। भगवान करे अंदर कोई अनहोनी ना हुई हो। ये कहते हुए वो कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है। सामने दीवार घड़ी पर नजर पड़ती है तो देखता है 11:30 हो रहे हैं। उफ, मुझे वह तहखाने में बेहोश हुए काफ़ी वक्त हो गया है। इससे पहले कि और देर हो जाए अब मुझे फटाफट तैयार होना ही होगा। ये कहकर कनक अंदर नहाने चला जाता है। ठीक 1 घंटे बाद वह अपने एक छोटे से पिट्ठू बैग के साथ अपने कमरे में ताला लगाता है और नीचे अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। कार में चाबी डालकर कनक बहुत प्रयास करता है लेकिन गाड़ी टस से मस तक नहीं होती। लगातार कोशिश करने के बाद उसकी कार स्टार्ट हो जाती है लेकिन जैसे वो कार को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है कार बिल्कुल ही रेंगने जैसी चलती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगती है, मानो जैसे बहुत तेज भूकंप आ गया हो। बार बार ऐसी कोशिश करने के बावजूद भी कार ऐसे ही हिचकोले खाती है। वो कार से बाहर निकलते तभी उसकी नज़र नीचे पड़ती है और वो बोल उठता, ओह माय गॉड, ये किसकी कारस्तानी हो सकती है। कार के तो चारों टायर पंचर है। अब क्या किया जाए। तभी उसके दिमाग में चौकीदार फ़हीम की बात याद आती है और वो चुटकी बजाते बोल पड़ता है, फ़हीम मियाँ ने बताया था कि कटा पत्थर जाने के लिए एक बस सुबह 6 बजे जाती है, दूसरी बस दोपहर के ठीक 12:30 बजे जाती है। ये कहते हुए उसने अपनी कलाई घुमाकर वक्त देखा तो दिन के 12:10 बजे थे वो उसने कार को उसी जगह लॉक किया और बस स्टॉप की तरफ बढ़ गया। वहाँ बिस्ट गेस्ट हाउस से मुश्किल से 250 से 300 मीटर की ही दूरी पर थी। अगले 5 मिनट में ही वो बस स्टॉप पर था। उसने देखा कि कटा पत्थर जाने के लिए बस वहीं खड़ी थी। उसने बिना पलक झपकाए बैग कंधे से उतारा और अंदर प्रवेश कर गया। खाली सीट के ऊपर लगेज वाली जगह पर बैग को ठूसते हुए अपनी जगह पर बैठ गया।
उसने जैसे ही घड़ी में देखा कि 12:30 बज चुके हैं, वैसे ही बस का ड्राइवर आया, बस को स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर में ही बस हवा से बातें करने लगी। कनक अपनी सीट से उठा, कंडक्टर की तरफ चल पड़ा। कटा पत्थर का टिकट दे दो। 75 रुपये खुले देना साहब। मेरे पास 500 का ही नोट है। कोई बात नहीं, मैं टिकट के पीछे लिख देता हूँ। आप उतरते वक्त मुझसे ध्यान से 425 रुपये ले लेना। कोई बात नहीं, आप मुझे बाद में ही दे दीजिएगा। वैसे कटा पत्थर अपने गणेशपुर से कितनी दूरी पर है? यही कोई 55 किलोमीटर की दूरी होगी। देखिए टिकट पर भी लिखा होगा। वैसे वहाँ हम लोग कितनी देर में पहुँच जाएंगे? अरे साहब, काहे को टेंशन लेते हो? कटा पत्थर इस बस का लास्ट स्टॉप पेज है। जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो खुद आपको पता लग जाएगा। कंडक्टर की बात सुनते ही वो खींचकर अपनी जगह पर जाकर वापस बैठ गया। उन्हें घड़ी में नज़र दौड़ाई तो 3:30 का समय हो चला था। गणेशपुर से कटा पत्थर करीब 55 किलोमीटर दूर था, लेकिन बीच में काफ़ी दूर तक सड़क खराब होने की वजह से 2 घंटे का समय बड़ी आसानी से लग जाता था। बस अपनी पूरी गति से मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। रास्ते की खूबसूरत वादियों पहाड़ियों को देखते कनक बहुत प्रफुल्लित हो रहा था। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से खुद को उलझा कर रखा हुआ था, वो जिंदगी को जीना लगभग भूल चुका था। उसे इस तरह का सुकून ना जाने कितने समय बाद दिखने को मिल रहा था। सड़क के किनारे कल कल करती छोटी छोटी नदियाँ, हरे भरे जंगल उसे रास्ते की थकान से उठाकर तरोताज़ा कर दिया। अभी बस को चले हुए 1.25 घंटे ही हुए थे कि कच्ची सड़क आ गई, जो कि बेहद आप थी। इस कच्ची सड़क के आने से इस खटरा बस की कलई भी खुल गई। यह बस का उम्र दराज होने का पता इसी बात से लगाया जा सकता था कि बस में बैठे यात्रियों की सीट ऐसे हिल रही थी मानो जैसे बहुत भूकंप के झटके लग रहे हों, और बस में कर्कश आवाज़ें आ रही थी। अधिकतर यात्री नींद के आगोश में थे तथा रह रहकर एक दूसरे के ऊपर घिरे जा रहे थे। एक सीट पर आधुनिक लड़की नींद के कारण धीरे धीरे झूम रही थी। उसने काफ़ी तंग कपड़े पहन रखे थे, सिर के बालों को लड़के की तरह कटवा रखा था, शरीर पर मनमोहक इत्र छिड़क रखा था जिसकी खुशबू पूरी बस में फैली हुई थी। अचानक झूमते झूमते एक अपने पास वाली सीट पर बैठे कनक के ऊपर ढेर हो गई। कनक देखने में ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 27 साल का बलिष्ठ नौजवान ही लगता था। उसके सिर के बाल फौजियों की तरह कटे हुए थे तथा चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछें थी। उसके कद कम से कम 6 फीट, छाती एकदम चौड़ी तथा शरीर मजबूत था। उसने सफ़ेद रंग का कुर्ता और नीले रंग की जीन्स पहनी हुई थी। उसने जरा सा घूमकर लड़की का कंधों से पकड़ा और सीधा बिठा दिया। उसकी इस हरकत से लड़की ने चिढ़कर अपनी आंखें खोल दी और कनों को घूरने लगी। ये क्या हरकत है? उसने सख्त आवाज़ में पूछा। कोई बुरी हरकत नहीं है, कनक ने रूखे स्वर में जवाब दिया। तो फिर ये क्या था? मैंने तुम्हें सीधा बैठाया है, तुम मेरे ऊपर गिर गई थी। मैं नींद में थी, लेकिन मैं नींद में नहीं था। अगर मैं नींद में होता तो तुम्हें अपने ऊपर ही पड़े रहने देता। मुझे पता ही नहीं होता कि तुम मेरे ऊपर गिरी हुई हो। काफ़ी बदतमीज हो। तुम्हें इतनी भी तहजीब नहीं है कि एक शरीफ लड़की से किस तरह की बातें की जाती है? उस लड़की ने जल भुनकर बोली। और तुम काफ़ी लापरवाह हो। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि बस में एक शरीफ लड़की के बगल में कैसे बैठा जाता है। एक तो इतनी लंबी यात्रा है, कोई इंसान थक भी तो सकता है, और उसकी वजह से झपकी आ जाना कोई जुर्म तो नहीं। अगर मैं गलती से तुम पर गिर पड़ी तो क्या हो गया? अगर इस तरह मैं तुम पर गिर पड़ता तो तुम तो सारा आसमान अपने सिर पर उठा लेती। मुझे ना जाने की कितनी तरह की गालियाँ निकालती, बदतमीज बोलती, आवारा और बदमाश बताती। कनक की जुबान में जैसे जहर भर गया हो। शायद उसकी इस बोली में कल रात्रि की थकान की वजह थी। तू अब चुप हो जा, बहुत हो गया अब। मैंने तुझे पकड़कर सीधा ही बैठाया है, कोई गोली तो नहीं मार दी, तेरे हाथ पैर तो नहीं तोड़ दिए जो इतना भड़क रही है। कनक ने उसे इस बार झड़क कर बोला। तुम्हारी इतनी औकात है जो मुझे गोली मार सको, मेरे हाथ पैर तोड़ सको? तेरी इतनी औकात है जो मुझे अपना खसम बना सको? क्या बकते हो? बिना खसम बनाए किसी मर्द की गोद में नहीं गिर जाता जैसे तू गिरी है। अगर तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया है तो बोल, 100 मिनट में तुझे सिखा देता हूँ। हाउ डेयर यू, तुम मुझे सिखाओगे? अगर तुम सीखना चाहोगे तो ज़रूर सिखाऊंगी। इंडियन नॉनसेंस लड़की। आने नॉक भी सिकोड़ कर कहा। बस इससे ज़्यादा सुनना मेरे बस में नहीं है। कनक इस बार बेहद कड़े स्वर में बोला। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी। वो भी नहीं नोचना आता है या मैं सिखाऊं? लड़की ने बोलने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, ठीक तभी बस एक ज़ोरदार धक्का लगा। ब्रेकों की
चीखने की आवाज़ गूंजी और एक तेज झटके के साथ लड़की के नर होठ कनक के सुर्ख होठों से जा मिले। दोनों ने काफ़ी देर तक इस स्थिति में चिपके रहे, जैसे मानो किसी स्वप्न लोक में गोते खा रहे हो और वापस आने का जी नहीं कर रहा हो। जब काफ़ी देर तक उन दोनों को इसी स्थिति में देखा तो कंडक्टर अपनी जगह से उठा और दोनों को करीब जाकर बोला, हद है भाई, अभी थोड़ी देर पहले तो ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों एक दूसरे को काट के खा जाओगे, अब देखो तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे के होठों को काट के ही दम लोगे। कंडक्टर के ऐसा कहते ही पूरा बस ठाकों से गूंज उठा। दोनों ने खुद को एक दूसरे से जुदा किया और विपरीत दिशा में खोपड़ी घुमाकर बैठ गए। रह रहकर वह दोनों एक दूसरे को चोरी छिपे देखने की कोशिश कर रहे थे। जब उन दोनों की नज़र अचानक एक साथ टकरा जाती तो अपने हाथों से अपने मुस्कुराते चेहरे को ढक लेते। खेल काफ़ी देर तक चलता रहा। अब धीरे धीरे दोनों की हिम्मत बढ़ रही थी। अब दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर बातें कर रहे थे। अब कनक ने दिल ही दिल निश्चय कर लिया कि उसे अपने दिल का हाल बता ही दूँ। कनक ने अपना दाहिना हाथ उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए बोला, हाय, आई एम कनक। जैसे कनक ने इतना कहा ही ताकि बस एक झटके के साथ रुक गई और अगली आवाज़ कंडक्टर की आई, चलो चलो, कटा पत्थर आ गया है, जल्दी करो। धत तेरी की, ना जाने आज आईने में किसकी शक्ल देखकर घर से निकल गया था। जैसे ही कनक ये कहता है वो लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ती है। सभी यात्री बस से बारी बारी उतरने लगते हैं। उस लड़की को कनक नज़रों से ओझल होने तक बस से ही निहारते रहता है। जब काफ़ी देर तक वो वहीं बैठा रहा तो कंडक्टर ने कहा, महाराज जी, यही बैठे बैठे उसे घर तक छोड़ने का इरादा है क्या, या वापस भी अभी इसी बस में चलने का इरादा है? इतना कहते ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। ना नहीं तो मैं उतरता हूँ बस से, सबके उतरने का इंतज़ार कर रहा था। एक कहने के साथ वो हड़बड़ाकर अपने बैग को निकालते हुए पीठ पर टांगते हुए वहाँ से बाहर निकल गया, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। कनक के मन में वो लड़की बस गई थी। उसे लग रहा था कि ये वही है जिसके लिए उसने अब तक किसी भी लड़की से प्रेम नहीं किया था। जल्दबाजी के चक्कर में कनक ने सुबह से कुछ खाया नहीं था। बस स्टैंड के बाजू से मनमोहक चाय के गंध के पीछे उसके कदम चल पड़े। अगले पल वह ढाबे के अंदर चाय और परांठे का लुत्फ लेने में मशगूल हो गया। थोड़ी देर में ही उसने अपने आप को तृप्त कर लिया। ओह, 3:15 बजे का वक्त हो चला है, मुझे पंचायत भवन जाना होगा। वहाँ से पगडंडियों के सहारे 4 किलोमीटर की चढ़ाई भी पूरी करनी है। मुझे जल्द ही यहाँ से चलना चाहिए। अपनी कलाई घड़ी में वक्त देखने के बाद ये कहते हुए वो आगे की तरफ बढ़ चला। थोड़ी देर चलते उसे एक बहुत बड़ा गोल आकार में पंचायत भवन दिख गया। ठीक उसके सामने एक पगडंडी दिख गई और वो उसी पर चलने लगा। जैसे जैसे कनक चढ़ाई करता हुआ ऊंचाई पर जा रहा था, वैसे ही कहीं कहीं के रास्ते बहुत संकरी भी होती जा रही थी। यूँ तो वह इस तरह की पथरीली रास्तों पर चलने का अभ्यस्त नहीं था, लेकिन वह फिसले या गिरे नहीं, इस बात का वो पूरा ध्यान रख रहा था। इसलिए वो बहुत संभल कर आगे बढ़ रहा था। ओहो, 4 बजने वाले और अभी आधा रास्ता भी पार नहीं किया। इस तरह से सुस्ता कर बढ़ने से काम नहीं चलने वाला। अब मुझे रफ्तार बढ़ानी होगी। ये कहते उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। मन ही मन वो घबरा भी रहा था कि एक तरफ जहाँ पथरीली रास्ते पर फिसलने का डर था, वहीं दूसरी ओर खाई नजर आ रही थी। उसे चढ़ाई करते करते एहसास ही नहीं हुआ कि वह अब काफ़ी ऊंचाई पर था। आसपास के पेड़ों की किस्म देखकर अब आसानी से ऊंचाई का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। उसे अब ठंड का एहसास होने लगा था, लेकिन हरे भरे पेड़ों को और खूबसूरत वादियों को देखकर प्रफुल्लित भी हुए जा रहा था। पैदल ही वह प्रकृति की सुंदरता का रसपान करते हुए जंगल की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। तरह तरह की चिड़ियों का सुमधुर आवाज़ और जंगल का शांत वातावरण उसके दिल को सुकून पहुंचा रहा था। वाह, कितना मनोरम दृश्य और खुशनुमा मौसम है। मन करता है बस यहीं रुक जाऊं, काश कि वापस जाना ना होता। मन ही मन खुद से बात करता हुआ वो अपनी इस यात्रा का मजा ले रहा था। थोड़ी देर वहाँ सुस्ताने के बाद अभी मुश्किल से चले हुए कुछ क्षण ही हुए थे कि सामने का नज़ारा देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख पाया और आने दोनों हाथों को ऊपर उठाए दौड़ पड़ा। ओह माय गॉड, व्हाट ए लवली पैलेस, इट्स अमेजिंग, आई कांट बिलीव दैट, इज इट रियल। यह कहने के साथ ही वहाँ हरे घास के मैदान में आंखें बंद करके पसर गया। कुछ देर वैसे ही लेटा रहा, मानो जैसे उसे स्वर्ग की अनुभूति हो रही हो। उसने अपने पिट्ठू बैग को वहीं रखा और खड़ा हो गया। वह जहाँ इस वक्त खड़ा था वो फुटबॉल मैदान के बराबर की जगह थी। वो बिल्कुल समतल पहाड़ों के ऊपर ऐसा समतल धरातल होना वाकई ताज्जुब की बात थी।
उस धरातल पर हरे रंग की घास से आच्छादित था। उस मैदान के चारों तरफ खुला आसमान नजर आ रहा था। इतनी ऊंचाई पर वह कभी भी नहीं आया था। खोपड़ी घुमाकर जैसे उसने देखा तो उसके कोने में एक झरना दिखा। वहां उस झरने के समीप जाने पर उसने देखा कि उस झरने की अविरल धारा कुछ हिस्सा नीचे पत्थर के बने शिवलिंग पर गिर रहा था। उसने जैसे ही झरने का पानी को स्पर्श करने के लिए अपनी हथेली को बढ़ाया, अगले ही पल तुरंत वापस कर लिया। ओह, पानी तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। उसने दोबारा हिम्मत करके किसी तरह उस पानी से अपनी प्यास बुझाई। वाह, पानी जितनी ठंडी है उतनी मीठी भी है। उन्हें सिर झुकाकर भोले बाबा को प्रणाम किया और घड़ी में वक्त देखा तो 5 बजने का इशारा कर। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड मिलते जाएंगे। अगर मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं कोई तो प्लीज़ अब मोहिना का बदला पार्ट 1 के बाद ये सारे सुने, तब आपको ये कहानी समझ आएगी। एंड अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स, जानने वालों के साथ ये कहानी शेयर कर